नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकार के कृषि अध्यादेशों को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार में मतभेद साफ तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं। एनडीए में बीजेपी के खास सहयोगी अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल इस मुद्दे पर इस्तीफा देंगी। आपको बता दें कि किसानों से संबंधित 3 विधेयकों को लेकर पंजाब के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी अकाली दल ने इस मामले में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और संसद के मॉनसून सत्र में आने वाले इन विधेयकों के खिलाफ वोट करने को कहा है। विपक्ष के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और उन्हें दिल्ली दंगों के मामले में हुई जांच से संबंधित विपक्ष की चिंताओं से अवगत कराया। सीपीआई नेता डी राजा, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, डीएमके से कनिमोई और आरजेडी नेता मनोज झा इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। विपक्ष की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दंगाई बता रही है। 17 सितंबर यानी आज वैसे तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन बनाया गया, लेकिन इसी मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। देश के युवाओं के इस प्रदर्शन को प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन भी हासिल था। कई जगहों पर छात्र युवाओं के इस प्रदर्शन में विपक्षी दल के कार्यकर्ता नेता भी शामिल दिखे। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम उठाना पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ना तो अपना मस्तक झुकने देगा और ना ही किसी का मस्तक झुकाना चाहता है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत हर कदम उठाने को तैयार है और सेना की पूरी तैयारी है। हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन न्यूज टीवी ने दावा किया है कि वो नागरिकों और सरकार को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के बारे में जगाने के लिए खोजी पत्रकारिता कर रहा है। ऐसा उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने एक टीवी शो का बचाव करते हुए कहा है, जिसमें वो यूपीएससी में मुसलमानों के प्रवेश को एक साजिश बताते हैं और उसको नौकरशाही जिहाद का नाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा दायर करने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि चौहानके ने उनके शो पर बैन लगाए जाने के बाद कुछ ट्वीट्स किए थे जो अदालत के आदेश का अपमान थे। इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उन्होंने यानी चौहानके ने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा है तो हम इसे अनदेखा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम को विषैला करार दिए जाने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर एक बार टीवी न्यूज चैनलों को संयम बरतने की हिदायत दी है। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मीडिया चैनल लगातार रिया चक्रवर्ती के मामले में ड्रग्स रैकेट में शामिल होने की खबरें चला रहे हैं, जो कि सरासर झूठ और बिना तथ्य के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मीडिया, खासकर टीवी चैनलों को खबर चलाते समय संयम बरतने का निर्देश जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये मामला राजस्थान के उदयपुर में स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश का है। अदालत ने शौरी के अलावा पूर्व नौकरशाह प्रदीप बैजल और होटल व्यवसायी ज्योत्सना सूरी के खिलाफ भी केस दर्ज करने के लिए कहा है। अदालत ने मामले में इस बात पर ध्यान दिया कि इस होटल को भारी घाटे में बेच दिया गया था। ये वाकया 2002 में उस वक्त हुआ था जब अरुण शौरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विनिवेश मंत्री थे। अदालत ने कहा कि लक्ष्मी विलास होटल की कीमत 252 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, लेकिन इसे सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए में ही बेच दिया गया। 5 चीनी नागरिकों पर अमेरिका में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन पर 100 से अधिक अमेरिकी कंपनियों और संस्थानों के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने और उनके डेटा उड़ा लेने के आरोप हैं। इसमें भारत में भी सरकारी विभागों और कंपनियों के आंकड़े चुराने के आरोप हैं। बता दें, खबर यह भी है कि जेनहुआ नामक एक निजी कंपनी ने दुनिया के अलग अलग देशों के 24 लाख से अधिक लोगों के निजी आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं। इनमें अमेरिका के 52,000, ऑस्ट्रेलिया के 35,000 और भारत के 10,000 लोगों के नाम भी शामिल हैं। चीनी कंपनी ने भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख तक उनके निशाने पर हैं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 51,21,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 83,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 10 लाख के पार हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 98 लाख से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 9,41,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 66,31,000 से अधिक हो गई और मृतकों की संख्या भी 1,96,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 44,19,000 से ज़्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,34,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।